हेलो, नमस्ते, वेलकम टू ईटीसी ऑनलाइन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनालिटिकल पैराग्राफ जो सीबीएसई के द्वारा इसी साल दैट इज़ 2020-21 में जस्ट ऐड किया गया है। ये जो टॉपिक है इसके लिए मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर इस पर वीडियो बनाइए, और मुझे उन सबको देखकर एनालाइज करके मुझे ये पता चला है कि आप सब लोगों को एक्चुअली प्रॉब्लम आ रही है एनालिटिकल पैराग्राफ में। और वो प्रॉब्लम किस लिए आ रही है? क्योंकि सिर्फ ये नया टॉपिक ऐड हुआ है। लेकिन देखिए, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अभी तक जितने भी पैराग्राफ्स हम लोगों के पास आते थे दैट इज़ ट्रेडिशनल पैराग्राफ आते थे, जिसमें हम लोगों को एक टॉपिक पे कोई भी पैराग्राफ लिखना होता था, जैसे दिवाली पे लिखना हुआ, माय बेस्ट फ्रेंड पे लिखना हुआ। उससे कहीं ज़्यादा ईजी है एनालिटिकल पैराग्राफ। क्यों ईजी है? इसके पीछे रीज़न है। जैसे दिवाली पे आ गया या माय बेस्ट फ्रेंड पे आ गया, तो इसके लिए हम लोग क्या करते थे, हमेशा कुछ ना कुछ रट के हम लोग जाते थे और एग्जाम्स में जाके उसी रटी रटाई चीज़ को लिख देते थे जिसमें भूलने के चांसेस होते थे। यहाँ पे एनालिटिकल पैराग्राफ की जब हम लोग बात करें तो चीज़ें एकदम ऑपोजिट है। मतलब हम लोग ये मान सकते हैं कि हम लोगों को एक बुक दे दी और उस बुक को भी ओपन करके दे दिया और उसी बुक में से हमसे क्वेश्चन आंसर पूछे जा रहे हैं। इतना सिंपल एनालिटिकल पैराग्राफ है। कैसे? देखिए, पहले तो एनालिटिकल पैराग्राफ का मतलब समझते हैं। ये जो वर्ड है एनालिटिकल, इसका मतलब क्या है? एनालाइज मतलब करना होता है किसी चीज़ को बहुत करीब से ऑब्जर्व करना, देखना, विश्लेषण उसका करना। तो एनालिटिकल पैराग्राफ का मतलब हम लोगों को एक गिवन सेट ऑफ डेटाज मिलेगा और उसी डेटा को एनालाइज हमें करना है, यानी ऑब्जर्व करना है और उस पर एक पैराग्राफ लिखना है। देखिए, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल मैं आप लोगों को समझाता हूँ। अभी थोड़े दिन पहले मैंने एक फ़ोन बाय किया है, सैमसंग का मैंने एक फ़ोन बाय किया है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, अलग अलग फ़ोन्स को मैंने देखा। मैं अमेज़न पे गया, फ्लिपकार्ट पे गया और बहुत सारी वेबसाइट्स पे गया और मैंने अलग अलग सारे फ़ोन्स को देखा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, ये सैमसंग का फ़ोन था। ये सैमसंग इस तरफ लिख लेते हैं, एक तरफ सैमसंग, यहाँ पे वीवो और यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं ओप्पो। मान लीजिए इनका मॉडल कोई भी होगा, उससे हमें कोई भी मतलब नहीं है। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं रैम, यहाँ पे रोम, कैमरा, बैटरी, बस इतनी चीज़ें अभी हम लोग लिख लेते हैं। तो मान लेते हैं सैमसंग का जो फ़ोन है, और हाँ एक और चीज़ लिख लेते हैं और वो है प्राइस भी इसका हम लोग लिख लेते हैं। रैम जो है इसमें 6 GB है और यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे 6 GB है, यहाँ पे 8 GB रैम है। फिर यहाँ पे रोम हम लोग मान लेते हैं 32 GB है, यहाँ पे भी अगेन 32 GB है और यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं 16 GB है। कैमरा की हम लोग बात कर लेते हैं, तो प्राइमरी और मेन कैमरा दोनों हम लोग मान लेते हैं कि इसमें 13 MP प्राइमरी है और फ्रंट कैमरा है और 32 MP बैक कैमरा है। सेम इसमें भी हम लोग ये मान लेते हैं, इसमें 16 मान लेते हैं और 64 MP मान लेते हैं। और यहाँ पे भी हम लोग कुछ भी लिख लेते हैं, यहाँ पे भी 16 लिख लेते हैं और यहाँ पे 108 MP लिख लेते हैं। ऑल्दो ये पॉसिबल नहीं है। बैटरी इधर देख लेते हैं, यहाँ पे सैमसंग में 8000 mAh है बैटरी और यहाँ पे 6000 mAh है और यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे भी 6000 mAh है। नाउ कम्स द प्राइस। अब प्राइस इसका देख लेते हैं, ये 20,000 का है, ये 22,000 का है और मान लेते हैं ये जो ओप्पो है ये 21,000 का है। अब मैंने किया क्या? देखिए, एनालिटिकल पैराग्राफ क्या है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अभी थोड़े दिन पहले मैंने जैसे एक फ़ोन खरीदा, तो मैंने सैमसंग का फ़ोन लास्ट में चूज़ किया था। और वो क्यों किया था, यहाँ पे मैं किसी की ब्रांडिंग नहीं कर रहा। सबसे पहली बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मैंने क्या किया, अलग अलग कंपनीज़ के मैंने फ़ोन्स देखे। सैमसंग देखा, वीवो देखा, ओप्पो देखा। इन सब में मैंने स्पेसिफिकेशंस देखे, जैसे कि आप लोग भी यहाँ पे देख रहे हैं। देखिए, सैमसंग हमने देखा, तो ये हमारे पास इस तरफ जो मैंने लिखा हुआ है ये क्या है, ये एक डेटा है। ये सैमसंग का डेटा है, ये वीवो का डेटा है और ये इधर ओप्पो का डेटा है। तो हमने इन सारे डेटा को कंपेयर किया है, कुछ सिमिलैरिटीज़ भी है। अब जैसे मैंने सैमसंग देखा कि यार यहाँ पे 6 GB रैम है, वीवो में भी 6 GB है, ओप्पो में 8 GB रैम है, सैमसंग में 32 GB रोम है, वीवो में 32 GB है और ओप्पो में 16 GB है। तो यहाँ पे थोड़ी सी कम हो गई रैम, यहाँ पे कम हो गई,
रोम यहाँ पे कम हो गई और रैम यहाँ पे बढ़ गई थी। कैमरा की हम लोग बात करते हैं 13 MP है और यहाँ पे 32 MP, और वीवो में 16 64 MP है और ओप्पो में 16 और 108 MP है। सैमसंग में बैटरी की बात करते हैं तो 8000 mAh है, वीवो में 6000 mAh है और ओप्पो में 6000 mAh, मतलब बैटरी यहाँ पे सैमसंग में थोड़ी हाई है। अब प्राइस की हम लोग देखते हैं, सैमसंग 20,000 का है, वीवो 22 और ओप्पो 21,000 का है। तो फिर प्राइस हमने देखा तो इसका कम है। तो अब ओवरऑल मैंने देख के क्या किया, अगर मुझे किसी को सजेस्ट भी करना है या फिर मुझे खुद को पर्सनली लेना है तो मैंने ये देखा कि यार सैमसंग ब्रांड अच्छा है, 20,000 में सिर्फ कैमरा ही यहाँ पे कम मिल रहा है, बाकी सब चीज़ ऑलमोस्ट सेम है। इनफैक्ट बैटरी जो बैकअप है वो यहाँ पे मुझे ज़्यादा मिल रहा है, तो मैं सैमसंग को प्रेफर मैंने किया। अब कोई हो सकता है किसी की डिमांड थी कि उसे कैमरा को प्रेफरेंस देना है, तो उसने देखा ओप्पो में रैम भी ज़्यादा है, रोम थोड़ी सी कम है, और जो कैमरा की हम लोग बात करें 16 MP और 108 MP कैमरा है, बैटरी भी ठीक है, 21,000 का, मतलब ऑलमोस्ट लगभग सेम प्राइस के आसपास है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी। देखने के बाद मैंने इसे एनालाइज किया मतलब मैंने इसे ऑब्जर्व किया एकदम करीब से कि यार ये इसके स्पेसिफिकेशन से लास्ट में जो प्राइस आ रहा है वो ये आ रहा है। तो एंड रिज़ल्ट क्या था, मुझे एक ना एक फ़ोन बाय करना था, और वो एंड रिज़ल्ट क्या था, मैंने सारी चीज़ों को ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व करने के बाद में मैंने इन्हें देखा, एनालाइज किया और फिर मैंने कोई भी एक फ़ोन बाय कर लिया। तो ये था एनालिसिस इस पूरे गिवन सेट ऑफ डेटा का। अब एनालिटिकल पैराग्राफ बिल्कुल ऐसी ही चीज़ें है। एग्जाम्स में हम लोगों को डेटा गिवन होगा, और ये जो डेटा हम लोगों को गिवन होगा, ये डेटा किसी भी फॉर्म में आ सकता है। कोई ना कोई पाई चार्ट हमारे पास आ सकता है, कोई पाई चार्ट आ सकता है जिसमें कुछ भी दे दिया, कोई टेबल आ सकती है, टेबल में कोई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ सकता है, या फिर सिंपली एक ग्राफ हमें दिया हुआ आ सकता है। तो ये जो डेटा है ये किसी भी फॉर्म में हमारे पास आ सकता है। हमें क्या करना है, उसी डेटा को देखना है। डेटा को देखने के बाद में फिर जो बातें हम लोग किसी और को बताते हैं, जैसे मैंने तुम में से किसी को बोला कि यार ये तीनों स्पेसिफिकेशन है, 3 फ़ोन है, अलग अलग मॉडल्स के हैं, और इनमें से मुझे देख के कोई भी एक फ़ोन बताओ, मुझे एक्चुअली एक फ़ोन बाय करना है। तो आप लोग मुझे बताते हैं कि सर इस वाले फ़ोन में ये स्पेसिफिकेशन है, इसमें ये स्पेसिफिकेशन है, इसमें ये है, लेकिन आपके लिए मेरे अकॉर्डिंग सैमसंग बेस्ट रहेगा, या फिर वीवो, या फिर ओप्पो। तो आप लोग मुझे जो सजेस्ट करने के लिए आप लोग क्या करते, कंपैरिजन भी करते, सैमसंग में और वीवो में कंपैरिजन करते, डिफ्रेंशिएट बताते कि सैमसंग इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग उसकी हो रही है, वीवो को अभी चाइना से इंपोर्ट किया जा रहा है, तो ये डिफरेंस मुझे बताते। फिर कंपैरिजन बताते, कंपैरिजन आप देखिए यहाँ पे 8000 mAh है, यहाँ पे 6000 mAh है, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं तो बाकी सारी चीज़ें तो सेम है, लेकिन प्राइस इसका 2000 कम है। तो ये सारी चीज़ें हमने क्या किया है, एनालाइज तो किया है। इन्हीं सारी एनालिसिस को पेपर पे उतारना एनालिटिकल पैराग्राफ है। तो मतलब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एनालिटिकल पैराग्राफ इजी क्यों है, क्योंकि हमें अपने मन से कुछ भी नहीं लिखना, एक भी पॉइंट, एक भी चीज़ मुझे अपने मन से नहीं लिखनी है। जबकि ट्रेडिशनल पैराग्राफ में हम लोग याद करके जाते थे, रट के जाते थे, और भूल जाते तो भाई हो गया हमारा काम तमाम। तो यहाँ पे तो क्या है, सब कुछ गिवन है यार, पूरा का पूरा आंसर मुझे गिवन है पेपर में, बस उस आंसर को देखना है, समझना है, और समझने के बाद में मुझे यहाँ पे लिख देना है। इतना सिंपल है एनालिटिकल पैराग्राफ। और अगर फिर भी आप लोगों को टफ लग रहा है तो अभी मैं आप लोगों को इसको लिखने का तरीका भी बताऊंगा। उसके बाद में आई एम डैम श्योर कि एनालिटिकल पैराग्राफ जितना इजी शायद आपको ट्रेडिशनल पैराग्राफ भी नहीं लगेगा। लेकिन इसके लिए बने रहिए आप लोग ईटी से ऑनलाइन के साथ। तो चलिए, यहाँ पे एनालिटिकल पैराग्राफ के मैंने कुछ नोट्स बना रखे हैं, उन्हीं के बेसिस पे हम इन्हें डिटेल में देखते हैं। एनालिटिकल पैराग्राफ एक तरह का डिस्क्रिप्टिव राइटिंग होता है, जो कि वास्तव में लिखा जाता है किसके बेसिस पे, कुछ चार्ट, ग्राफ, डेटा, आउटलाइन, क्लूज या टेबल हमें गिवन होता है, उसी के बेसिस पे। देखिए, इसके नाम से पता चलता है एनालिटिकल पैराग्राफ में हम लोगों को रिक्वायरमेंट होती है फैक्ट्स और डेटा जो भी हम लोगों को गिवन होता है उसको एनालाइज करना और फिर उसका कंपैरिजन करने की, और उसी कंपैरिजन के बेसिस पे लास्ट में हमें एक कंक्लूजन ड्रॉ करना होता है, जो भी गिवन सेट ऑफ डेटा होता है उसी के बेसिस पे। जब भी हम लोग एनालिटिकल पैराग्राफ लिखते हैं तो हमेशा इस बात का हमें ध्यान रखना है कि जितने भी फैक्ट्स हैं उन सबको हम लोग कवर कर लें एक बेस्ट पॉसिबल मैनर में। अब एनालिटिकल पैराग्राफ के फीचर्स देख लेते हैं, क्या क्या फीचर्स होता है।
एनालिटिकल पैराग्राफ डिस्क्राइब करता है किसी भी पर्टिकुलर चार्ट, टेबल, डेटा, ग्राफ या क्यूज को। एनालिटिकल पैराग्राफ हमेशा ब्रीफ होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि हम उसे बहुत ज़्यादा इलोंगेट करके लिख रहे हैं। ब्रीफ में हम लोग लिख सकते हैं, छोटे में, संक्षिप्त में हम लोग लिख सकते हैं। साथ ही साथ कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है कि इस तरह का होना चाहिए कि सारी बातें जो भी हम लिख रहे हैं वो सारी हमें समझ में आ जाए और एक भी इंफॉर्मेशन छूटनी नहीं चाहिए, मतलब सारी इंफॉर्मेशन कवर भी हो जानी चाहिए। थर्ड पॉइंट, हम लोगों को सारे फैक्ट्स ट्राई करने का कवर करना चाहिए। जितने भी फैक्ट्स अगर गिवन हैं उन सारे फैक्ट्स को हम लोगों को कवर कर लेना चाहिए। लैंग्वेज जो है वो एकदम सिंपल होनी चाहिए, साथ ही साथ एक्यूरेट भी होनी चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, देखिए ये वाला जो पॉइंट है ये सबसे इम्पॉर्टेंट इसलिए है, एनालिटिकल पैराग्राफ की हम लोग बात करें तो ऑब्वियसली हम लोग बात कर रहे हैं जो हम लोगों को डेटा गिवन है उसी को ऑब्जर्व करके हम लोगों को एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना है। तो यानी अपना कोई भी पर्सनल ऑब्जर्वेशन या रिस्पॉन्स हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं देना है। कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो मेरे माइंड में है वो मैं वहाँ पे नहीं लिखूँगा। सिर्फ जो मुझे गिवन है डेटा उसी के बेसिस पे मैं सारी इन्फॉर्मेशन लिखूँगा। अच्छा, एनालिटिकल पैराग्राफ को हम लोग ट्राई कर सकते हैं पैसिव वॉइस में लिखने का। अब आगे चलते हैं। लास्ट पॉइंट इसका जो है, एनालिटिकल पैराग्राफ में जितने भी फिगर्स और क्वांटिटीज़ है उन सबको हमें अप्रोप्रिएटली मेंशन करना ज़रूरी है। मतलब सारे फिगर्स और सारी क्वांटिटीज़ मेंशन हो जानी चाहिए। फिर आगे चलते हैं, फॉर्मेट इसका देखते हैं। देखिए ये जो एनालिटिकल पैराग्राफ है ये हमारे पास आता है 100 to 120 वर्ड्स। अगर फॉर्मेट की बात करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि एनालिटिकल पैराग्राफ का एक्चुअली कोई फॉर्मेट ही नहीं है। मतलब जैसे ही हमारे पास क्वेश्चन आया है सीधे से हम लोगों को आंसर लिखना स्टार्ट कर देना है, कंटेंट लिखना है डायरेक्ट, कोई हेडिंग नहीं है, कुछ भी हम लोगों को यहाँ पे नहीं लिखना है। लेकिन बात ये हमें ध्यान में रखनी कि जो कंटेंट लिखेंगे उसे हम लोग फर्दर डिवाइड कर सकते हैं 3 पार्ट्स में। 3 पार्ट्स में मतलब फर्स्ट जो पार्ट होगा वो कैरी करेगा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन ऑब्वियसली हमारा नहीं, इंट्रोडक्शन हमें यहाँ पे लिखना है उस पर्टिकुलर पैराग्राफ का कि इस पैराग्राफ में क्या बताया गया है। और एक तरह से हम लोग सिंपली इसे मान सकते हैं कि ये एक ओपनिंग पैराग्राफ होगा जो डिस्क्राइब करेगा कि इस पैराग्राफ में हम लोगों ने क्या बताया है या पैराग्राफ में हम लोग एक्चुअली क्या बता रहे हैं। जब भी हम लोग इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिख रहे हैं तो हमें डिटेल में नहीं लिखना है। डिटेल में मतलब ये जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है ये 1 या 2 लाइन में, मतलब 1.5 या 2 लाइन में ये ख़त्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है इसमें 5-6 लाइन्स हमने भर दी, 1.5 या 2 लाइन मैक्सिमम इसमें हमें लिखना है। और सिर्फ इतना सा हमें लिखना है कि भाई ये जो चार्ट हमने देखा है इस चार्ट को देखने से हमें क्या पता चल रहा है इस क्वेश्चन में, बस सिर्फ इतना सा, इसी का इंट्रोडक्शन हमें देखना है कि जो चार्ट में हमने देखा है उससे हमें क्या पता चल रहा है, सिर्फ इतना सा हमें बताना है। उसके बाद फिर हमें आ जाना है मेन पॉइंट्स पे, मेन पॉइंट्स या फिर बॉडी पे, जिसमें हमें सारी डिटेल्स लिखनी है। अब डिटेल फिगर्स है, ट्रेंड्स है या फिर कंपैरिजन है, कॉन्ट्रास्ट है, ये सारी बातें हम लोगों को यहाँ पे लिख देनी है। इसमें हम लोग क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर चार्ट की, देखिए पहला पॉइंट है, उस पर्टिकुलर चार्ट की पूरी डिटेल हम लोग इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो भी हम लोगों को वहाँ पे दिखाई दे रही है या हमें समझ में आ रही है, सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे। जितनी भी सिग्निफिकेंट डिटेल्स है, यानी अगेन जितनी भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है जो हमें पैराग्राफ में इंक्लूड करनी है वो यहाँ पे हम लोग चूज़ कर सकते हैं। और जो बॉडी है उसे हम 2 या 3 पैराग्राफ्स में ब्रेक कर सकते हैं। ध्यान रखिए मैं बोल रहा हूँ ब्रेक कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं उसे हमें ब्रेक ही करना है। बॉडी को 2 या 3 पैराग्राफ में हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, बट अगर एक पैराग्राफ में भी हम लोग लिखते हैं तो भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन बस सिंपली होता इतना है कि जब बॉडी को हम लोग पैराग्राफ्स में ब्रेक कर देते हैं तो जो रीडर होता है उसे समझने में थोड़ी ईजीनेस रहती है, उससे समझने में थोड़ा वो आसान रहता है, उसके लिए ईजी हो जाता है। अब इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं, देखिए ऑर्गेनाइजिंग इन्फॉर्मेशन, मतलब उस पर्टिकुलर पैराग्राफ को हम लोगों को किस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है। तो जब भी हम पैराग्राफ को देखते हैं तो अगर हमें कहीं पे भी लार्ज डिफरेंसेस दिख रहे हैं जो कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो उन सबको हमें मेंशन करना है। साथ ही साथ अगर कोई भी डेटा हम लोगों को दिख रहा है तो उसमें सबसे छोटा डेटा क्या है, सबसे बड़ा डेटा क्या है, ये भी हम लोगों को मेंशन करना है। कोई भी एस्पेक्ट जो भी हम लोगों को वहाँ पे दिख रहे हैं अगर वो सिमिलर है
उसके बाद में हम लोगों को वो सारे लिखने हैं जो भी सिमिलर है। उसके बाद में हम लोगों को कौन सी इन्फॉर्मेशन कवर करनी है, वो इन्फॉर्मेशन जो अनचेंज रही है या फिर कांस्टेंट रही है, लगातार जो बनी रही है। फिर कंपेयरिंग इन्फॉर्मेशन देखिए नाम से पता चल रहा है, यहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन आएगी जिसमें हम लोग अलग अलग गिवन सेट ऑफ डेटास को कंपेयर करेंगे। यहाँ पे चार्ट अगर मेंशन करता है दो अलग अलग पार्टीज़ को, एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले लेते हैं, जैसे इसमें दे रखा है मैन एंड वीमेन, यहाँ पे दे रखा है मैन एंड वीमेन, ये दो अलग अलग पार्टीज़ है। तो इन दोनों पार्टीज़ के बारे में हम लोगों को यहाँ पे बात करनी है एनालिटिकल पैराग्राफ में। किसी भी तरह का कोई कॉन्ट्रास्ट होता है, किसी तरह का कोई कंपैरिजन होता है, अगर वो हम लोगों को ड्रॉ करना है, मतलब अगर वो हम लोगों को बताना है, तो इफ़ेक्टिवली हमें यहाँ पे उसे बता देना है। अगर चार्ट किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बारे में बताता है या फिर कुछ ईयर्स का एक ट्रेंड हाईलाइट करता है, तो हर एक ईयर को हमें कंसाइज मैनर में वहाँ पे मेंशन करना है। यानी हर एक ईयर के ट्रेंड को हमें वहाँ पे बिल्कुल कंसाइज मैनर में इलेबोरेट करना है, मेंशन करना है। फिर आगे हम लोग आते हैं, अगर किसी तरह का कंपैरिजन होता है या कॉन्ट्रास्ट होता है दो या उससे ज़्यादा ईयर्स में, तो हमें उसके बारे में भी लिखना है। यानी कंपैरिजन तो सबसे मेन पॉइंट है, यहाँ पे कंपैरिजन तो हमें करना ही करना है। थर्ड पॉइंट पे हम लोग चलते हैं, यहाँ पे हम लोग क्वांटिटीज़ मेंशन कर सकते हैं। अब क्वांटिटीज़ मेंशन करने के बारे में हमें ये बात ध्यान रखनी है कि जितने भी नंबर्स या फिगर्स हैं उनकी एक्यूरेसी हम लोगों को बिल्कुल इंश्योर करनी है। यानी एक्यूरेसी के साथ किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। यार बहुत सारे हम लोगों के पास तरीके हैं जिसमें हम लोग क्वांटिटीज़ को मेंशन कर सकते हैं। एग्जाम्पल हम लोग परसेंटेज बता सकते हैं, फ्रैक्शन बता सकते हैं, या फिर रेशियोज़ में भी हम लोग क्वांटिटीज़ को मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आता है कनेक्टिंग सेंटेंस। कनेक्टिंग सेंटेंस मतलब बहुत सारी देखिए इन्फॉर्मेशन होती है पैराग्राफ में ऑब्वियसली, तो अगर अलग अलग इन्फॉर्मेशन या आइडियाज़ हम लोगों के पास है तो हमें हर इन्फॉर्मेशन या हर आइडियाज़ को हम लोगों को किसी तरह का कंजंक्शन यूज़ कर सकते हैं या फिर लिंकिंग फ्रेजेज हम लोगों को यूज़ करना है उसे लिंक करने के लिए, और वो लिंकिंग एकदम लॉजिकली होनी चाहिए। ऐसे नहीं है हम लोग 2010 के डेटा के बारे में बात कर रहे हैं और बात करते करते डायरेक्ट हमने जंप कर लिया 2020 के डेटा पे, बिल्कुल कोई उसमें लिंक ही नहीं हो रहा है। अगर हम लोग 2010 से 2020 के डेटा पे हम लोग आ रहे हैं तो किसी तरह का 2010 से 2020 का डेटा लिंक होना चाहिए। सेंटेंस जो है पैराग्राफ में बिल्कुल सीक्वेंशियल होना चाहिए और सोच समझ के उन्हें कनेक्ट करना चाहिए। फिर उसके बाद लास्ट पॉइंट आता है कंक्लूजन। सबसे इम्पॉर्टेंट क्यों भाई, हमने सारी बातें तो बता दी जो जो हमें कुछ बताना था। अब उसके बाद में हम लोग कंक्लूड तो करेंगे कि इस पर्टिकुलर गिवन सेट ऑफ डेटा से हम लोगों को क्या पता चल रहा है, तो ये सारी बातें भी यहाँ पे आएगी। तो कंक्लूजन या फिर इसमें हम लोगों को क्या करना है, रिज़ल्ट में हम लोगों को उस पर्टिकुलर चार्ट की पूरी समरी यहाँ पे बतानी है। यानी जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन हम लोगों को मिली है उस इन्फॉर्मेशन को या आइडिया को हम लोगों को समराइज़ यहाँ पे करना है। और ये जो समरी है ये कंक्लूडिंग इन नेचर होनी चाहिए, मतलब इसका नेचर एकदम कंक्लूड करने वाला होना चाहिए। इसे हम लोग एक क्लोजिंग स्टेटमेंट की तरह भी मान सकते हैं। हम लोगों को दिमाग में ये ध्यान रखना है, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, हम लोगों की जो पर्सनल ओपिनियन, कंक्लूजन या ऑब्जर्वेशन है उसकी यहाँ पे कोई भी जगह नहीं है। चाहे हम लोग कितना भी श्योर हो कि यार ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, अगर ये मैं यहाँ पे लिखूँगा तो हो सकता है मुझे अच्छे मार्क्स मिल जाए, बट फिर भी हमें उसे अवॉइड ही करना है। जो भी फैक्ट्स हैं उन फैक्ट पे ही हमें बात करनी है जो डेटा में हम लोगों को गिवन है, यानी क्वेश्चन में हम लोगों को गिवन है। अच्छा, एनालिटिकल पैराग्राफ लिखने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए कि किसी भी इन्फॉर्मेशन को हम लोग डिस्पोज ऑफ कर दें, यानी कोई भी इन्फॉर्मेशन हम लोगों से छूटनी नहीं चाहिए, बचनी नहीं चाहिए, सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे कवर हो जानी चाहिए। तो ये तो हो गया एनालिटिकल पैराग्राफ जो हम लोगों ने पूरा देख लिया। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी है, और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वैसे ये रिपीट हो रहे हैं लेकिन फिर भी हम लोग इन्हें देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको जैसा अभी स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आप लोगों को लिखने का तरीका भी बताऊँगा। तो ये जो लिखने का तरीका है ये मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। उसके लिए पहले एक या दो पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है स्टिक टू द फैक्ट्स, यानी जो फैक्ट है हमें सिर्फ उसी की बात करनी है, उस पर एकदम चिपके रहना है, फेविकोल लगा के बिल्कुल चिपक जाना है, फैक्ट से इधर उधर बिल्कुल भी नहीं जाना है। पर्सनल ओपिनियन, कंक्लूजन या ऑब्जर्वेशन मैंने बताया था, ये पॉइंट्स रिपीट होंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है इसलिए। तो
अपने पर्सनल ओपिनियन, कंक्लूजन या ऑब्जर्वेशन हम लोगों को नहीं देना है। जो भी इन्फॉर्मेशन है उसे वाइजली हमें चूज़ करना है, थर्ड पॉइंट हमें बोलता है। फिर चूज़ करने के बाद में उसे अच्छे से हम लोगों को ऑर्गेनाइज करना है। ऑर्गेनाइज करने के बाद में जितने भी फैक्ट्स हैं उन सब के बारे में बताना है और लास्ट में समराइज़ उसे कर देना है। अब इंट्रोडक्शन के लिए, मतलब जो पहला पैराग्राफ होता है उसे लिखने का तरीका क्या है, उसमें हम लोग इंट्रोडक्शन लिखते हैं। तो इंट्रोडक्शन के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ फ्रेजेस यूज़ कर सकते हैं। अब वो फ्रेजेस क्या है, देखिए बहुत ध्यान से उन फ्रेजेस को देखिए। हम लोग ये लाइन यूज़ कर सकते हैं, द चार्ट गिवन अबव डिस्क्राइब्स, या फिर ये लाइन अच्छी नहीं लग रही तो द गिवन टेबल सजेस्ट, ये लाइन भी अच्छी नहीं लग रही तो द लाइन ग्राफ शोज, ये लाइन भी अच्छी नहीं लग रही तो द डेटा गिवन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट, या फिर अगर कोई पाई चार्ट हमारे पास आ जाता है तो द पाई चार्ट इलस्ट्रेट्स एक्सेट्रा। मतलब इस तरीके की ओपनिंग लाइंस हम लोग लिख सकते हैं जो इंट्रोडक्टरी लाइंस होती है, यानी जो एक या दो लाइन लिखनी है वो हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखिए पहला पॉइंट तो हमें मिल गया, ठीक है। कैसे हमें लिखना है, फर्स्ट मैंने बोला था पैराग्राफ को 3 पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन, मेन पॉइंट और लास्ट में कंक्लूजन। तो इंट्रोडक्शन का लिखने का आइडिया तो हमें यहाँ से मिल गया। अब इसके बाद में मेन पॉइंट्स यानी बॉडी में हम लोगों को क्या लिखना है। तो देखिए लार्ज डिफरेंसेस अगर है तो उन्हें हमें देखना है, कंपैरिजन हम लोगों को करना है सबसे छोटे में और सबसे बड़े में। उसके बाद सिमिलर एस्पेक्ट पे हमें लिखना है, बात करने सिमिलर एस्पेक्ट पे। फिर उसके बाद में हम लोगों को ये सब मैं वो सारी बातें बता रहा हूँ जो हम लोग मेन पॉइंट्स में लिखेंगे यानी बॉडी में लिखेंगे। ऐसे एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे जो अनचेंज रहे हैं यानी जिनमें कोई भी चेंज नहीं हुआ। उसके बाद में अगर चार्ट हमें बताता है 2 अलग अलग ग्रुप्स के बारे में, दोनों की बात करनी है, दोनों में किसी तरह का कॉन्ट्रास्ट या कंपैरिजन है वो हमें बताना है, उसे अच्छे तरीके से हम लोगों को मेंशन करते हुए लिखना है। अगर किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बारे में बताया जा रहा है या सेवरल ईयर्स का ट्रेंड को हाईलाइट किया जा रहा है तो हर एक ईयर को कंसाइज मैनर में लिखना है। अगर कोई कंपैरिजन या कॉन्ट्रास्ट होता है 2 या उससे ज़्यादा ईयर्स में तो उसके बारे में भी हमें यहाँ पे लिखना है। अब बॉडी में किस तरीके से हम इन सारी चीज़ों को लिख सकते हैं, देखिए अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं पैटर्न ऑफ ग्रोथ यानी जैसे 2 ईयर्स के डेटा के बारे में दिया हुआ है और उसमें हमें एक पर्टिकुलर ईयर के ग्रोथ या फिर डिक्लाइन के बारे में अगर हम लोगों को बताना है तो हम लोग इन सारे फ्रेजेस को या वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं। रैपिडली डबल्ड, स्काई रॉकेटेड, स्ट्राइकिंग इंक्रीज, पीक्ड, सोर्ड, declined, plummeted, leveled off, stagnated, fluctuating, starting to rise, starting to fall, drop down, slightly, etc. ये सारे हो गए पैटर्न ऑफ ग्रोथ को मेंशन करने वाले वर्ड्स या फ्रेजेस। उसके बाद में क्वांटिटीज़ भी ऑब्वियसली आएगी ही आएगी। अगर हम लोग डेटा के बारे में बात करें तो क्वांटिटीज़ के बारे में बात करने के लिए हम लोग परसेंटेज यूज़ कर सकते हैं, फ्रैक्शन या रेशियोज़ हम लोग यूज़ कर सकते हैं, और कुछ वर्ड्स या फ्रेजेस हम लोगों के पास है जिन्हें भी हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे 1/3 ऑफ, नियरली 1/4 ऑफ, मेजोरिटी, ऑन एन एवरेज, ट्वाइस एज मच, ऑलमोस्ट इक्वल, द हाईएस्ट, द लोवेस्ट, अप्रॉक्सीमेटली, एक्सेट्रा। उसके बाद रिलेशनशिप या कॉन्ट्रास्ट बताने के लिए हम लोग किन फ्रेजेस या फिर किन वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं वो भी यहाँ पे दिए हुए हैं। जैसे अगर रिलेशनशिप हम लोगों को बताना होता है या कॉन्ट्रास्ट बताना होता है तो similarly, in contrast with, in comparison to, however, whereas, as opposed to, while, a striking difference, a noticeable difference, etc. फिर लास्ट में कंक्लूजन बताने के लिए जो वर्ड्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं वो वर्ड्स यहाँ पे हमें दिए हुए हैं, वर्ड्स या फ्रेजेस, ओवरऑल, सब्सिक्वेंटली, इन ऑल, इन अ नटशेल, इन शॉर्ट, देयरफॉर, एक्सेट्रा। तो ये सारे वर्ड्स हो गए जिन्हें हम लोग यूज़ कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर पैराग्राफ को लिखने के लिए। सारे वर्ड्स आप लोगों को मिल ही गए हैं। इन सारे वर्ड्स के साथ में करना आप लोगों को ये है कि जो डेटा है वो डेटा आप लोगों को लिखना है इन सारे वर्ड्स का यूज़ करके। अब मैं यहाँ पे आपको कुछ सैम्पल भी बता देता हूँ जो कि मेरे पास टाइप्ड है, ऑलरेडी रिटन है। तो देखिए हम लोग के पास यहाँ पे एक क्वेश्चन अवेलेबल है और ये क्वेश्चन है, स्टडी द ग्राफ गिवन बिलो। The chart depicts the number of students of class 10th speaking English and Hindi in 3 different types of schools in New Delhi.
Based on the details given in the bar graph given below, write an analytical paragraph in 100 to 120 words. देखिए एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ कि जो पैराग्राफ में फर्स्ट 2 लाइंस हम लोग लिखते हैं जो कि इंट्रोडक्टरी लाइंस होती है वो हमें हमेशा क्वेश्चन से ही मिल जाएगी, मतलब 95% केसेस में क्वेश्चन से मिल जाएगी। अब देखिए यहाँ पे भी हम लोगों को बता दिया गया है, क्वेश्चन में ही हम लोगों को गिवन है कि ये चार्ट किस बारे में बात कर रहा है। तो देखिए वो लाइन क्या है, द चार्ट डेपिक्ट्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th स्पीकिंग इंग्लिश एंड हिंदी इन 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कूल्स इन न्यू दिल्ली। तो इसी लाइन को हम लोग एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं कहाँ पे, फर्स्ट 2 लाइंस जो इंट्रोडक्टरी लाइंस बनती हैं उनमें। तो देखिए हम इन्हीं लाइंस को यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे सेम मैंने एज इट इज़ लिख दिया फर्स्ट 2 लाइंस में, द चार्ट डेपिक्ट्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th स्पीकिंग इंग्लिश एंड हिंदी इन 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कूल्स इन न्यू दिल्ली। एज इट इज़ वही सारी लाइंस आ गई जो लाइंस हम लोगों को ऊपर क्वेश्चन में देखने को मिली है। सेम लाइंस को मैंने फर्स्ट 2 लाइंस में यूज़ कर लिया है एज द इंट्रोडक्टरी लाइंस। उसके बाद फिर हम लोग आगे लिखते हैं। उसके बाद इस चार्ट को हम लोग देख लेते हैं डिटेल में। तो देखिए इस चार्ट को अगर मैं देख रहा हूँ तो देखने से मुझे क्या पता चल रहा है कि इसमें गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल और केवी स्कूल की बात की गई है और यहाँ पे उन स्टूडेंट्स की बात की गई है जो इंग्लिश बोलते हैं या हिंदी बोलते हैं। तो सबसे पहले मैंने देख लिया कि जो गवर्नमेंट स्कूल है उसमें देखिए ये हिंदी बोलने वाले बच्चे हैं और ये इंग्लिश बोलने वाले बच्चे हैं। तो यहाँ पे इंग्लिश बोलने वाले गवर्नमेंट स्कूल में ये थोड़े कम है, हिंदी बोलने वाले का रेशियो काफ़ी ज़्यादा है। दूसरी तरफ प्राइवेट स्कूल की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे इंग्लिश बोलने वाले बच्चों की काउंटिंग थोड़ी ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, हिंदी वाले बच्चों की पॉपुलेशन कम है। केवीज की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे इंग्लिश बोलने वाले बच्चे कम हैं, हिंदी बोलने वाले बच्चे ज़्यादा है, लेकिन इन दोनों के बीच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ये डेटा मैंने देख लिया। अब इसी के बेसिस पे मैं पूरा पैराग्राफ लिख देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, द चार्ट clearly illustrates that the number of students speaking Hindi in government schools is almost 3.5 times greater than the students who speak English. In contrast, the scene is totally different in private schools. Private school में ये scene totally different है क्योंकि यहाँ पे जो नंबर है English speaking students का वो बढ़ जाता है, where 2/3 of the total students prefer to speak in English. और केवीज में जो होता है वो थोड़ा सा डिफरेंस है, हिंदी स्पीकिंग स्टूडेंट्स में और इंग्लिश स्पीकिंग स्टूडेंट्स में डिफरेंस बहुत कम है। इन केवीज देयर इज़ अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन द चॉइस ऑफ द 2 लैंग्वेजेस विद हिंदी बीइंग स्पोकन बाय 55% ऑफ द स्टूडेंट्स। अब हम लोग इस पर्टिकुलर डेटा को कंपेयर कर लेते हैं। ऑन कंपेयरिंग द 3 टाइप ऑफ गिवन स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स हैव द हाइएस्ट नंबर ऑफ हिंदी स्पीकर्स। गवर्नमेंट स्कूल में हाइएस्ट नंबर है हिंदी स्पीकिंग स्टूडेंट्स का। प्राइवेट स्कूल्स आर एट द हाईएस्ट पोजीशन अमंग द इंग्लिश स्पीकर्स। प्राइवेट स्कूल में इंग्लिश स्पीकिंग स्टूडेंट्स का नंबर ज़्यादा है। अब लास्ट में ये हमने कंपैरिजन कर लिया। अब लास्ट में हम लोग कंक्लूड कर लेते हैं, यानी कंक्लूजन पे आ जाते हैं। तो कंक्लूजन में हम लोग लिख सकते हैं इन अ नटशेल। देखिए ये वो लाइन है जो मैंने बताया था जिसे हम यूज़ कर सकते हैं कंक्लूड करने के लिए। प्राइवेट स्कूल स्टूडेंट्स prefer to speak English whereas government school students choose Hindi over English to communicate। तो ये कंक्लूजन है कि जो प्राइवेट स्कूल है वहाँ के स्टूडेंट्स इंग्लिश बोलना प्रीफर करते हैं, जबकि जो गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स हैं वो हिंदी को प्रेफरेंस देते हैं इंग्लिश के बजाय। स्टूडेंट्स आर ऑलमोस्ट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन केवीज ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज स्पोकन। जबकि केवीज की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे लैंग्वेज के बेसिस पे दोनों स्टूडेंट्स का नंबर इक्वल है, इंग्लिश स्पीकिंग स्टूडेंट्स का एज वेल एज हिंदी स्पीकिंग स्टूडेंट्स का नंबर भी इक्वल है। तो इसी के साथ ये पैराग्राफ भी हम लोगों का यहीं पे एंड हो गया। देखिए पैराग्राफ हम लोगों के पास बहुत सारे फॉर्म में आ सकता है, जैसे पाई चार्ट के फॉर्म में आ सकता है या फिर टेबल के फॉर्म में भी आ सकता है। इस तरह का डेटा भी हम लोगों को गिवन आ सकता है। तो ये सारे मैंने नोट्स बना रखे हैं। अगर आप लोगों को ये नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे फेसबुक पेज का और इंस्टाग्राम पेज का लिंक भी दिया हुआ है, आप उस पर मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। मैं आप लोगों को इन नोट्स का PDF सेंड कर दूंगा।
तो आई होप आप लोगों को एनालिटिकल पैराग्राफ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बस जाते जाते फिर से मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप लोगों को कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं करनी है, कोई भी एक्स्ट्रा काम आप लोगों को नहीं करना है। सिर्फ जो पॉइंट्स मैंने बताए हुए हैं उन्हीं पॉइंट्स को अप्लाई करना है और एज इट इज़ आपको लिख देना है, और एनालिटिकल पैराग्राफ में पूरे के पूरे मार्क्स आप लोग ईजिली अचीव कर पाओगे। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर भी अगर आप लोगों को लगता है कि मेरे कुछ कमेंट है, सजेशन या कोई इश्यू, क्वेरीज वगैरह है, तो नीचे जो कमेंट बॉक्स है वो आप ही लोगों के लिए बना हुआ है, उसमें आप लोग अपने कमेंट, सजेशन या क्वेरी ड्रॉप कर सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा जल्द से जल्द उनके आंसर देने की। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम किसी और पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाएं तो उसका सजेशन भी आप लोग हमें दे सकते हैं, हम लोग ट्राई करेंगे उस पर भी जल्द से जल्द वीडियो बनाने की। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसी तरह के और मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए बने रहिए ETC ऑनलाइन के साथ। नेक्स्ट वीडियोज़ तक के लिए हैव ए गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।